हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 11th कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए जिन्हें बैंक समाधान विवरण बनाने में कठिनाई होती है। ये सार जब हम बनाते हैं तो वो किस तरह से तैयार किया जाता है, बनाने के क्या नियम है, इन सब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर उसे सॉल्व करते हुए आपको बताएंगे कि बैंक समाधान विवरण आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 अप्रैल 2000 को ए के बैंक खाते में उसकी रोकड़ बही के अनुसार 40,000 रुपए नामे थे। आगे यह पाया गया कि 62,000 रुपए के बैंक ड्राफ्ट बैंक में तो संग्रहित होकर जमा हो गए, परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। 6,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए गए, परंतु उनका संग्रह नहीं हुआ। बैंक द्वारा विनियोगों पर एकत्रित ब्याज 350 रुपए पासबुक में क्रेडिट है तथा बैंक व्यय के 40 रुपए डेबिट है। एक ग्राहक ने सीधे बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा करा दिए, परंतु इसका लेखा केवल पासबुक में ही हुआ है। बैंक समाधान विवरण बनाइए एवं पासबुक के अनुसार बैंक शेष ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है, इसके आधार पर हमको बैंक समाधान विवरण बनाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोफार्मा किस तरह से बनाया जाता है। सबसे ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग है हमारा बैंक समाधान विवरण। उसके नीचे हम उस डेट का उल्लेख करेंगे जिस डेट को ये बनाया जा रहा है। ये किस पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है। उस डेट में जो हमको मिलान करना होता है अपनी रोकड़ बही और पासबुक का, ठीक है, तो उस डेट का हम यहां मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद इसका प्रारूप होता है, पहला होता है पर्टिकुलर का विवरण, दूसरा होता है डिटेल अमाउंट विस्तार राशि, और लास्ट कॉलम होता है अमाउंट का राशि का कॉलम। हेडिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारा पहला हेडिंग होगा जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है। प्रश्न में आपके दिया हुआ है रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, और हम लिखेंगे हेडिंग में ऊपर रोकड़ बही के अनुसार शेष डेबिट, और जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको लास्ट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है। अब आगे हम देखते हैं कि कहानी क्या है, मतलब क्या उसमें ऐसे मिस्टेक हुए हैं जो या तो केवल रोकड़ बही में हुए या केवल पासबुक में हुए। ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी एंट्री एक साथ दोनों में नहीं। जब हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम अपने कैश बुक में करते हैं बैंक कॉलम में, और बैंक भी उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमारे लिए जो उसने खाता खोला हुआ है उस खाते में हमारे नाम पर उसकी एंट्री करता है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में डिफरेंट ये होता है कि हम जब पैसे जमा करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं, और जब वो बैंक में पैसा हमारा जमा होता है तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। मतलब जस्ट अपोजिट दोनों के रिलेशन होते हैं। रोकड़ बही और पासबुक दोनों के जो संबंध होते हैं वो विपरीत होते हैं। जिसके लिए हम डेबिट करते हैं, बैंक उसी काम के लिए हमें क्रेडिट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहां पर बैंक कॉलम का, रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेष को आधार मानकर, हम उसको बेस मानकर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। सबसे पहले जोड़े जाने वाली मदें, इसमें से हम छांटेंगे कि कौन कौन सी आइटम इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ने वाली मदों में हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक सीरियल से हम चलते हैं। पहला है 62,000 रुपए के बैंक ड्राफ्ट जो बैंक भेजे गए, और बैंक में वो क्या हो गया, जमा भी हो गया। बैंक में तो जमा हो गया, लेकिन उसको रोकड़ बही में हमने एंट्री नहीं की, उसको नहीं लिखा। हमने कोई भी बैंक ड्राफ्ट बैंक में अपने खाते में जमा करने के लिए भेजा, बैंक में जैसे ही वो ड्राफ्ट पहुंचा उसका अमाउंट हमारे खाते में ऐड हो गया, लेकिन हम क्या किए, हम उसको कैश बुक में लिखना भूल गए। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो काम बैंक में हुआ है, पासबुक में हुआ है, वही काम आपको करना है। तो वो क्या हुआ, बैंक में जुड़ गया और हमने कैश बुक में उसको नहीं जोड़ा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस लाना है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए उतना ही अमाउंट हमको अब प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर वो बराबर होगा। हम उसको जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे पहला कॉलम बैंक ड्राफ्ट जो बैंक भेजे गए, बैंक में जमा हो गए, लेकिन रोकड़ बही में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। और वो अमाउंट हम कहां लिखेंगे, वो अमाउंट हमको लिखना है डिटेल अमाउंट वाले कॉलम में। विस्तार राशि जो है उस कॉलम में हमको 62,000 रुपए लिखने। दूसरा क्या है, दूसरा जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है
6,000 रुपए के चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजे जो अभी तक संग्रहित नहीं। हमने अपना एक चेक था जो हमें किसी कस्टमर से मिला था, उस चेक को हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। जब हम उसको कलेक्शन के लिए बैंक भेजते हैं तो हम जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने बैंक को डेबिट मान लिया कि ये मानकर डेबिट कर दिया कि बैंक में अमाउंट जमा हो गया, लेकिन जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा हमारे पासबुक में इसकी एंट्री बैंक नहीं करेगा, हमारे खाते में जब तक अमाउंट नहीं आ जाता। अब इस बीच में जब हम दोनों का मिलान करते हैं, दोनों को मैच करते हैं, तब पता चलता है कि ये अंतर है। हमने जिसको जोड़ा है बैंक में वो अमाउंट अभी तक जुड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक में जाकर जोड़ नहीं सकते, या आपके घर में भी जो पासबुक बैंक ने आपको दिया है आप उसमें प्लस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर इसी कारण से आ रहा है। हम ये बैंक समाधान विवरण क्यों बना रहे हैं, हम ये बैंक समाधान विवरण इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिस डेट में हम ट्रांजैक्शन देखे उस डेट में हमने पासबुक और रोकड़ बही कैश बुक दोनों को मैच किया। दोनों को मैच करने से पता चला कि हमारा जो रोकड़ बही है और पासबुक है दोनों के शेष अलग अलग आ रहे हैं, जबकि होना एक चाहिए। तो हमने इन दोनों का मिलान किया, मिलान करके ये आंकड़े हमने निकाले, इनके कारण अंतर आ रहा है। अंतर का कारण क्या है कि हमने इस अमाउंट को 6,000 को बैंक में प्लस कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में वो अमाउंट प्लस नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाने वाली मदों में इसे दिखाना पड़ेगा, माइनस में जाएगा, लेस करेंगे इसे। तीसरा है बैंक द्वारा विनियोगों पर एकत्रित ब्याज 350 रुपए। मतलब बैंक ने क्या किया, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, हमने कहीं कहीं जो इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में या दूसरी चीजों में, उस पर हमको इंटरेस्ट मिला, उस इन्वेस्टमेंट पर हमको इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट को बैंक ने हमारे खाते में जमा कर दिया। इंटरेस्ट डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया, में उतनी राशि जमा हो गई, लेकिन हम किसी कारणवश कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं कर पाए, सूचना नहीं मिली होगी हमको प्रॉपरली, तो हमने उसको कैश बुक में नहीं लिखा। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट बैंक में जुड़ गया है, हमने कैश बुक में नहीं जोड़ा, इसके कारण दोनों में क्या आया, अंतर आया। पासबुक में अमाउंट अधिक दिखा रहा है, कैश बुक में अमाउंट कम है। तो हमको तो हमेशा पासबुक को लेकर चलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है। अगर बैंक में जुड़ा है तो जोड़ेंगे, अगर बैंक में माइनस हुआ है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ एक लाइन और लिखा है, क्या लिखा है कि 40 रुपए बैंक व्यय के डेबिट किए गए। बैंक हमारी ओर से बहुत सारे कार्य करती है और उन कार्यों के बदले में हमसे कुछ चार्ज लेती है, लेकिन वो ये चार्ज हमसे कैश में नहीं लेती है ना, बुलाती नहीं आओ भैया और पैसा दो। वो क्या करती है, हमारा जो खाता है उस खाते से अमाउंट काट लिया जाता है। अमाउंट तो काट लिया जाता है, पर उसकी सूचना जब तक हमको प्रॉपरली नहीं मिलती तब तक हम कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं कर पाते। कैश बुक में एंट्री नहीं होती, बैंक में अमाउंट कम हो जाता है, कैश बुक में अमाउंट अधिक होता है। तो दोनों को मैच करने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 आइटम चले गए, प्लस में भी 2 आइटम चले गए, 40 रुपीज माइनस में चला गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, एक ग्राहक ने सीधे बैंक में 1,000 रुपए जमा करा दिए। देखिए डिजिटल जमाना है, आज कस्टमर क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे तो अकाउंट में जुड़ गए पर उसकी एंट्री रोकड़ बही में नहीं हुई, कैश बुक में नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही कस्टमर ने ट्रांसफर किए पैसे वो बैंक में ऐड हो गए। बैंक में तो ऐड हो गए, लेकिन उसकी सूचना नहीं मिल पाई या किसी दूसरे कारणवश हमने उसको कैश बुक में अभी तक नहीं लिखा, तो दोनों में अंतर आएगा। बैंक में पैसे अधिक हो गए क्योंकि जुड़ गया है, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं जोड़ा, इसलिए कैश बुक का अमाउंट कम आ रहा है। तो मैच करना है, फिर से वही बात कि जो बैंक में जुड़ा है हमको उसको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी ऐड में चला गया। तो इस तरह से 3 आइटम, कौन कौन से, 62,000 है ना, 350 और 1,000, ये 3 आइटम हमको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों को हमने जोड़ा, तीनों को जोड़कर उसका टोटल हम कर लेंगे, और टोटल कहां लिखेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में। उसका टोटल हमने लिखा है अमाउंट वाले कॉलम में, और ऊपर जो डेबिट शेष था उसके साथ इसको प्लस कर दिया, प्लस कर दिए, वो अमाउंट आ गया है ना, वो हमने यहां पर लिख लिया। टोटल किए देखिए 62,63,350 रुपए, 63,350 रुपीज। तो इसको हमने प्लस कर दिया 40,000 में, 40,000 में प्लस किए। अब अमाउंट हो गया हमारा 1,03,350 रुपए, या 1,03,350
50 रुपए हो गया। अब माइनस करना है। माइनस करने में देखिए क्या क्या हमको माइनस करना है। लेस करने वाले में लेस में है चेक जो बैंक में संग्रहण के लिए भेजे थे परंतु अभी तक संग्रहित नहीं हुए 6000 रुपए, और बैंक द्वारा डेबिट किया गया बैंक व्यय। बैंक जब हमारे खाते को डेबिट करता है मतलब हमारे अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, और बैंक जब हमको क्रेडिट करता है इसका मतलब कि वो हमारे खाते में जोड़ रहा है। तो ये दो चीजें माइनस करनी है। 6040 रुपए हम माइनस कर दिए। 6040 रुपए माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट आ गया 97,310 रुपए। ये 97,310 रुपए क्या है? ये है पासबुक के अनुसार शेष। ठीक है, किसके अनुसार? पासबुक के अनुसार। पासबुक के अनुसार बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। देखिए जब हम डेबिट बैलेंस लेकर सवाल हल कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अपोजिट होता है। शुरू में बताया था कि दोनों के जो रिलेशन होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। डेबिट लेके बनाएंगे तो हमको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट लेके बनाएंगे तब डेबिट मिलेगा। तो ये हमारा पासबुक के अनुसार शेष आ गया क्रेडिट। और ये अमाउंट कहां लिखना है ना? तो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तब भी, और वीडियो अगर पसंद नहीं आया है तब भी, कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, आपको कहां पर समझ में नहीं आया या समझने में दिक्कत हुई, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।